हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विश्व इतिहास के एक नए टॉपिक जर्मनी का एकीकरण में। जर्मनी का एकीकरण में हम लोग देखेंगे किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ और इसमें क्या बिस्मार्क की क्या भूमिका रही और इसमें फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और इसमें हम लोग देखेंगे कि केजर विलियम का क्या भूमिका रही और इसमें देखेंगे कि सेडवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, फ्रैंकफर्ट सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के ऐसे तथ्यात्मक घटनाओं को हम लोग देखेंगे और अपनी समझ विकसित करते हैं। आइए हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जर्मनी फिलहाल यूरोप में स्थित है, ठीक है। और 1871 से पहले जर्मनी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे आप देख सकते हो इसके राज्य बावेरिया, बादेन, राइनलैंड, हनोवर, मैक्लेनबर्ग, विस्टेफेरिया, वेतमबर्ग, हेंस, ब्रेडेनबर्ग, सैमसोनी और विभिन्न प्रकार के राज्य बटे हुए थे। ऐसे अभी तो फिलहाल एक हो गया है ना, पहले अलग अलग राज्यों में विभक्त है। और इसके पड़ोसी देशों को देखिए कौन कौन थे। इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में रूस, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पश्चिम में फ्रांस। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था? 1871 से पहले ऑस्ट्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव था इस पर, ये दक्षिणी के राज्यों पर, ठीक है। तो आप सभी को जर्मनी का एकीकरण को समझने के लिए आपको पहले फ्रांस की क्रांति का समझ होना थोड़ा बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि फ्रांस की क्रांति 3 चरणों में हुई थी। पहला चरण 1789, दूसरा चरण 1830 और तीसरा चरण 1848। फ्रांस की क्रांति का 1848 का इस चरण में 1848 का क्रांति पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था। इसलिए ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। आप सभी जानते होंगे कि ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी तो किस लिए क्रांति क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि उनको समानता चाहिए, वहाँ के लोगों को समानता, भाईचारा, बंधुता, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो जब धीरे धीरे फ्रांस में क्रांति होने लगी तो यूरोप के दूसरे देशों में भी देखा देखी ये इधर के लोग क्रांति करना शुरू कर दिए थे। इसलिए ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब 1848 में फ्रांस का क्रांति हुआ तो ये पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो उसमें से ऑस्ट्रिया भी प्रभावित हो गया था, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? ड्यूक मेटरनिक। जब 1848 का क्रांति का प्रभाव हुआ तो उस समय ऑस्ट्रिया का शासक ड्यूक मेटरनिक को भागना पड़ा इस क्रांति के प्रभाव को देख करके। जैसे ही ऑस्ट्रिया का शासक ड्यूक मेटरनिक भाग गया, और बता दो कि इसका प्रभाव दक्षिणी क्षेत्रों में था, जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में था। तो क्या हो गए? ये परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। इन दक्षिणी के राज्यों में क्या हो गई? राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। और मार्च 1848 में राजनीतिक विद्रोह चालू हो गई। कहाँ पे? इस क्षेत्र में, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में, जर्मनी के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। और राजनीतिक जागृति, लोगों में क्या हो गई? राजनीतिक जागृति उत्पन्न होने लगी थी कि हमें मोनार्की का शासन नहीं झेलना है, सम्राट का शासन नहीं झेलना है, हमें स्वतंत्र जीना है, हमें भाईचारे रहना है, एक साथ रहना है, एक देश में रहना है, एक झंडा चाहिए, ठीक है। और इन राष्ट्रवादियों की मांग क्या थी? इन राज्यों के राष्ट्रवादियों की मांग क्या थी? कि प्रजातांत्रिक शासन हो, हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन हो और जर्मनी एक हो। इस प्रकार विद्रोह चालू हो गया कि किस लिए? संयुक्त जर्मनी की मांग के लिए। संयुक्त जर्मनी चाहते थे। तो इन राज्यों में से प्रसा सबसे बड़ा राज्य था उस समय। प्रसा, जो जर्मनी का पूरा नाम भी है, प्रसा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, अभी जर्मनी हो गया है, ठीक है। तो उस समय प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक विलियम
फ्रेडरिक चतुर्थ थे। कौन थे? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। क्या हो गए? जो विद्रोह हो रहा था, राजनीतिक जागृति के बाद जब विद्रोह हो रहा था जर्मनी के राज्यों में, तो उन विद्रोह को संभालने का कोशिश किया। कौन? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। और ये विद्रोह ज़्यादा दिन तक संभाला नहीं गया इनसे। और क्या किए ये लोग? क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे जनतांत्रिक सरकार हो, जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे थे इन राज्यों के राष्ट्रवादियों द्वारा। और ये धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ती चली गई। और ये घोषणा भी किए थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ घोषणा भी किए थे कि आप लोगों के लिए जनतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी। लेकिन घोषणा ही रह गया, ठीक है। और धीरे धीरे इनकी आशा इच्छा बढ़ती चली गई और ये और विद्रोह करने लगे। तो एक समय ऐसा आया कि इन राज्यों के राष्ट्रवादियों द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको फ्रैंकफर्ट सम्मेलन भी बोलते हैं। कब हुई थी? 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ, जिसको फ्रैंकफर्ट सम्मेलन भी बोलते हैं। सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च में खाली होता है ना चर्च वगैरह, इसीलिए वहाँ सम्मेलन वगैरह होता है। टाउन हॉल चर्च में सम्मेलन वगैरह होता है ना, इसलिए फ्रैंकफर्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? सेंट पॉल चर्च में। और इसका उद्देश्य क्या था? इन राष्ट्रवादियों का उद्देश्य क्या था? कि जर्मनी में संवैधानिक सरकार हो, यानी कोई भी सरकार चलाए तो संविधान के अनुसार चलाए। वे नहीं चाहते थे कि हमारा शासन कोई मोनार्क, कोई सम्राट, कोई राजा करे, इसलिए वे संवैधानिक सरकार चाहते थे। और इस फ्रैंकफर्ट सम्मेलन में आयोजितकर्ता कौन थे? आयोजितकर्ता थे जर्मन राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित किया गया था ये फ्रैंकफर्ट सम्मेलन। और इसमें कितने लीडर थे? इसमें कितने प्रतिनिधि थे? 831 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये थे, और इसमें शामिल कौन कौन नहीं थे? महिला नहीं थे, नौकरशाही नहीं थे, और सेनाओं का साथ इनको नहीं मिला था, राष्ट्रवादियों को नहीं मिला था। संविधान तैयार तो हो गया था, 1 वर्ष में संविधान तैयार हो गया था। तैयार हो गया तो ये तो कोई बड़े लीडर नहीं है, इनके बीच संविधान तैयार हो गया। ये चाहते थे कि हमारा संवैधानिक सरकार चले, तो क्या किए इन राष्ट्रवादियों ने? क्या किए? प्रूसिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को आमंत्रण दिए कि आइए आप ही शासन कीजिए हमारे राज्यों पर। तो क्या किए? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ क्या थे? एक निरंकुश राजा थे। वे नहीं चाहते थे कि हम किसी के संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये क्या किए? इन लोग राष्ट्रवादियों के आमंत्रण को अस्वीकृत कर दिए। कौन? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। और क्या हो गया इस प्रकार? जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जब अस्वीकार कर दिए प्रस्ताव को, तो यह क्या हो गया? जर्मनी का पहला प्रयास, एकीकरण का पहला प्रयास विफल हो गया। तो क्या हुआ? राष्ट्रवादियों को चर्च से भगा दिया गया। उनको भागो, जो भागो, तुम इधर से भागो, तुम लोग इधर, ठीक है। तो क्या हो गया? इन राष्ट्रवादियों को क्या कर दिया? सेंट पॉल चर्च से भगा दिया गया। और ये राष्ट्रवादी कहाँ चले गए? कोई विदेश चले गए, कोई दूसरे देश, दक्षिण अमेरिका चले गए सब। और इस प्रकार जर्मनी का पहला एकीकरण का प्रयास क्या हो गया? विफल हो गया। हम देखते हैं अभी कि बिस्मार्क की क्या भूमिका रहेगी। अभी बिस्मार्क का आगमन होगा जर्मनी का एकीकरण के लिए। अभी बिस्मार्क का आगमन होगा और बिस्मार्क की क्या भूमिका रहेगी, और उसके बिस्मार्क के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये इस दूसरे प्रयास में ऑटोमन बिस्मार्क का बहुत बड़ा भूमिका रहेगी। और दूसरा प्रयास में क्या करेंगे? ऑटोमन बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ रूप से ऑस्ट्रिया को अलग थलग कर देंगे, ठीक है। आखिर क्या करते हैं, आइए देखते हैं। दूसरा ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में जान लेते थोड़ा। ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म प्रूसिया के एक सामंत परिवार में हुआ था। प्रूसिया के एक सामंत परिवार में हुआ था, ठीक है। और ये किस प्रकार का? प्रतिक्रियावादी
मतलब आप उनको 2 थप्पड़ लगाओगे, वो आपको 4 थप्पड़ लगाएगा। मतलब ये क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन करना। ठीक है, कोई कोई होता है ना, कोई कोई आदमी प्रतिक्रिया, किसी को गाली दो और आपको 4 गाली देगा। तो क्या था, प्रतिक्रियावादी आदमी था। कौन, ओटोमन बिस्मार्क। और उदारवादी का आलोचक, उदारवादी का आलोचक मीन्स ये उदारवादी नहीं था, मतलब ये नॉर्मल रूप से किसी चीज को मांगने की इसकी प्रवृत्ति नहीं थी। जैसे ये रक्त और लौह नीति को अपनाए थे ना, ये मार धाड़ से जर्मनी को एकीकरण करेंगे तो करेंगे, मतलब मार धाड़ के करेंगे, और रक्त और लौह नीति को अपना के करेंगे जर्मनी का एकीकरण। मतलब ये उदारवादी का आलोचक नहीं है कि आंदोलन करने से, विरोध करने से, विद्रोह करने से एकीकरण हो जाएगा, इस प्रकार की सोच वाली व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, और ये लोकतंत्र का घोर विरोधी था। कौन, आखिर इधर लोकतंत्र चाहते थे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र का विरोधी था। लोकतंत्र का विरोधी तो था, लेकिन ये राजतंत्र के अनुसार जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। उनका मानना क्या था कि ये जर्मनी का एकीकरण राज्य व्यवस्था में हो, राजा का शासन के रहते रहते जर्मनी का एकीकरण हो, वो चाहते थे। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण हो। तो क्या हुआ, इनकी प्रतिभा और इनकी योग्यता को देखते हुए वे क्या किए, 1847-48 में उसने राजनीति में प्रवेश ले लिया। जर्मनी का राजनीति में उसने प्रवेश ले लिया और 1748 और 47-48 में परिषद का सदस्य बन गया। कौन, ओटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क का पूरा नाम ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, और 1851 और 59 ईस्वी तक जितने भी फ्रैंकफर्ट सम्मेलन हुए थे उसमें प्रसा का प्रतिनिधित्व किया था। कौन, ओटोमन बिस्मार्क। ये सम्मेलन में बीच बीच में सम्मेलन में भाग लेते रहे थे। ठीक है, और 1859 ईस्वी में क्या किए, इनकी योग्यता को देखते हुए इनको सेंट पीटर्सबर्ग, अब देखिए रूस में, रूस की राजधानी पहले क्या थी, सेंट पीटर्सबर्ग में इनको राजदूत बना दिया गया। 1862 ईस्वी तक राजदूत बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद इस दौरान उसने किससे मित्रता कर ली, इस दौरान जब रूस का सेंट पीटर्सबर्ग में इनको राजदूत चुना गया तो रूस के जार, उस समय जार मतलब शासक का नाम, उपाधि होता है जार, उनके साथ जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ उसने क्या की, मित्रता कर ली। आखिर इसकी कूटनीतिक नीति को समझिए, ये ओटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ इसने मित्रता कर ली। उसके बाद मार्च 1862 ईस्वी में फिर उनको मार्च 1862 ईस्वी में फ्रांस का इधर राजदूत बना दिया गया। अब देखिए, अपने आप को सुरक्षित उधर से भी कर रहा था जर्मनी, फिर इधर से भी अपने आप को सुरक्षा कर रहा था। जब मार्च 1862 ईस्वी में फिर उनको क्या कर दिया गया, फ्रांस का राजदूत बना दिया गया। 1862 ईस्वी में फ्रांस का राजदूत बना दिया गया। जैसे ही यहाँ का फ्रांस का राजदूत बना दिया गया, फिर उसने जिस प्रकार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ रूस में मित्रता कर ली थी, इधर भी उसने फ्रांस के शासक कौन थे उस समय, नेपोलियन तृतीय के साथ भी उसने मित्रता कर ली। ठीक है, यानी अपने संबंधों को मजबूत करने लगा था। कौन, ओटोमन बिस्मार्क। कितना कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद सितंबर, ये कब तक काम किए राजदूत के रूप में, सितंबर 1862 ईस्वी तक में। फिर सितंबर 62 ईस्वी में ही उनको उनकी योग्यताओं को देखते हुए उनको प्रशा का चांसलर बना दिया गया। प्रशा का प्रधानमंत्री, चांसलर यानी प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क को बना दिया गया था। ठीक है, और शासक अलग थे। शासक कौन थे, फ्रांस के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे अभी भी। ठीक है, फिर क्या हुआ, चांसलर बन गया कौन, ओटोमन बिस्मार्क। जैसे चांसलर बनने के बाद उसने जर्मनी का एकीकरण को आरंभ कर दिया। हाँ, इस दौरान क्या होता है, जब ओटोमन बिस्मार्क प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इसके बीच कुछ घटना घटती है। क्या घटना घटती है,
उस समय कौन थे प्रशा का शासक? विलियम फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये 1858 ईस्वी तक क्या करते रहे? शासन अच्छा से करते रहे, लेकिन 1858 ईस्वी में इनको मानसिक बीमारी हो गई, मानसिक रूप से बीमार हो गए। जैसे ये मानसिक रूप से बीमार हो गए, इनके गद्दी तो नहीं, कार्यभार बोला जा सकता, कार्यभार उनके भाई कौन? विलियम प्रथम उनके कार्यभार संभालने लगे। और ये विलियम प्रथम 3 साल तक इसने कार्यभार संभाला। फिर क्या होता है? 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या, जब इनकी मृत्यु हो गई तो विलियम प्रथम को शासक बना दिया गया उनके भाई की जगह पर। विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ के जगह पर विलियम प्रथम को शासक बना दिया गया। और जैसे ही इनको शासक बना दिया गया 1861 ईस्वी में, और वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? वो बड़ी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। और उसने जर्मनी में कई प्रयास किए। उसने औद्योगिक दृष्टि से जर्मनी को मजबूत करने का प्रयास किया। और विलियम प्रथम क्या किए? जर्मनी के एकीकरण करने का भी प्रयास किया था, शुरू कर दिया था। और इधर 1862 में बिस्मार्क भी प्रधानमंत्री बन गया। और जब इस 1862 में प्रधानमंत्री बना, और ये विलियम प्रथम तो जर्मनी का एकीकरण चाहते ही थे, और इधर 1862 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री बने बिस्मार्क, ये भी जर्मनी का एकीकरण चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया? कंधे से कंधे मिलाकर जर्मनी के एकीकरण को करने का प्रयास किया। तो उसने क्या किया? इन दोनों ने क्या किया? ये सैनिक पद पर और वन रोन को नियुक्त किया। एक अच्छा सैनिक चाहिए ना, वन रोन सैनिक पद पर, सैनिक अध्यक्ष पर, और सेनापति के पद पर वॉन मोल्टेके को नियुक्त किया। जिस प्रकार बाहुबली में कटप्पा को सेनापति का रोल दिया गया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री बिस्मार्क किसको सेनापति का भार दे देते हैं? वॉन मोल्टेके को अधिकार दे देते हैं। और उसने दोनों ने मिलकर सेना को शक्तिशाली बनाने का काम किया। और इन्होंने क्या किए? 39 रेजिमेंट बनाए और 9 कैवेलरी बनाए। और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना शुरू कर दिए। और इस प्रकार हम देखेंगे कि आगे कि बिस्मार्क की क्या भूमिका रहेगी जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। वो कहता था कि हमारे युग में जो समस्याएं हैं वो कभी भाषणों, आंदोलनों और सम्मेलनों से नहीं समाप्त होने वाली थी। क्या मानता था? कि अभी की समस्याएं भाषणों, आंदोलनों और सम्मेलनों से खत्म होने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या नीति अपनाई थी? एग्जाम में आता है कि उसने रक्त और लौह नीति अपनाई थी। उनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण किसी भी हालत में हो, चाहे तलवार ना उठाना पड़े, चाहे किसी का खून ना बहाना पड़े, हम किसी भी हालत में जर्मनी का एकीकरण को सफल बनाएंगे। इसलिए उसने क्या किया था? रक्त और लौह नीति को अपनाया था। वो जानता था कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया कभी नहीं होने देगा। इसलिए उसने क्या किया था? इधर जब रूस का राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में इनको राजदूत बना दिया गया था, तो रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ मित्रता कर ली, ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का साथ रूस ना दे दे। फिर क्या किया था उसने? जर्मनी के 1862 ईस्वी में क्या किया था उसने? फ्रांस का राजदूत के रूप में उसने कार्य किया था। तो उसने भी क्या किया था? नेपोलियन तृतीय के साथ क्या किया था? उसने संधि की थी, यानी मित्रता की थी। इससे क्या था? इधर से रूस का डर खत्म और इधर से फ्रांस का डर खत्म। अगर जर्मनी का ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है तो दोनों कौन साथ देंगे? फ्रांस और रूस। और बचा कौन? डेनमार्क। अभी डेनमार्क से भी पीछा छुड़ाना है। तो क्या था उस समय? आगे देखते हैं। और हाँ, उस समय इंग्लैंड पास में, इंग्लैंड तटस्थता की नीति अपनाई थी। अब रहा इधर डेनमार्क का डर। क्या हुआ था
कि डेनमार्क के अधीन में कौन था? डेनमार्क के अधीन में था सेल्सविंग और होल्स्टाइन। जर्मनी के दो राज्य सेल्सविंग और होल्स्टाइन जब वियना सम्मेलन में इनको दिया गया था, डेनमार्क को दिया गया था। डेनमार्क इस पर शासन कर रहा था, लेकिन डेनमार्क इनको अपने राज्य में नहीं मिला सकता था। तो क्या किया ओटोमन बिस्मार्क ने? कूटनीतिज्ञ नीति अपनाया। अच्छा, इस स्लेस्विंग में जर्मन और डेनमार्क मूल के लोग रहते थे और होल्स्टाइन में जर्मन मूल के लोग रहते थे। क्या हुआ, ओटोमन बिस्मार्क ने एक कूटनीतिज्ञ नीति अपनाया, क्योंकि इधर सागर था, इधर उत्तरी सागर और इधर बाल्टिक सागर था, और जर्मनी के लिए, प्रसा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, क्योंकि उनको व्यापार की दृष्टि से इधर किल बंदरगाह था, और किल बंदरगाह उनके व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ कौन? प्रसा क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया। जनवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया। अभी तक लड़ाई नहीं हुआ है, जर्मनी का एकीकरण के लिए किसी के साथ लड़ाई, युद्ध नहीं हुआ है। तो क्या किया, अब इनको मिलाना है। तो क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा संधि किया। कब? जनवरी 1864 ईस्वी में। जब जैसे ही संधि किया तो ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर स्लेस्विंग और होल्स्टाइन पर आक्रमण कर दिया, यानी डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और डेनमार्क पराजित हो गया और डेनमार्क से स्लेस्विंग और होल्स्टाइन इनके हाथों में आ गया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के हाथों में। अब बात यहाँ रही कि इस दोनों जगह पर शासन कौन करेगा? शासन में अनबन हो गई। तो क्या हुआ, 1865 ईस्वी में गेस्टाइन की संधि हुई, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच गेस्टाइन की संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ कि स्लेस्विंग प्रसा के भाग में आ गया और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। अब देखिए ओटोमन बिस्मार्क की चालाकी देखिए, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया और स्लेस्विंग प्रसा के हाथों में आ गई। और देखिए होल्स्टाइन में कौन लोग रहते थे? होल्स्टाइन में जर्मन लोग रहते थे, और ये होल्स्टाइन किनको दिया गया था? ऑस्ट्रिया को दिया गया। और स्लेस्विंग में कौन लोग रहते थे? जर्मन और डेनमार्क के मूल लोग रहते थे यहाँ पे। तो क्या होना था, जब समय बीतते चले गया तो होल्स्टाइन के जर्मन वासी क्या किए? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में विद्रोह कर दिए। ये बोल रहे थे कि हमें ऑस्ट्रिया का शासन नहीं चाहिए हमें। तो क्या हुआ था, ओटोमन बिस्मार्क यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध होल्स्टाइन के लोग विद्रोह कर दिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और ओटोमन बिस्मार्क को यह बहाना मिल जाए ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेडवा का युद्ध किया। 1866 में सेडवा का युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ। जैसे ही अनबन हुआ और यहाँ के लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ हो गए, और ओटोमन बिस्मार्क को एक बहाना मिल गया और विद्रोह चालू हो गया, और सेडवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और वो जानता था कि अगर जर्मन संघ में रहेगा, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में रहेगा, तो ऑस्ट्रिया कभी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देगा। इसलिए प्रसा के चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर कर दिया गया इनको। अब देखिए, इधर फ्रांस से मित्रता की थी किससे? नेपोलियन तृतीय से। रूस के साथ जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ मित्रता की थी और इसको हरा दिया। ठीक है, सेडवा का युद्ध में इनको हरा दिया, लेकिन इनके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया गया ऑस्ट्रिया के साथ। वो जानता था कि और एक अड़चन फ्रांस आएगा बीच में। क्यों? क्योंकि इनको वादा किया था
कि जब हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फ्रांस के साथ युद्ध होगा तो ऑस्ट्रिया फ्रांस का साथ दे देगा। इसीलिए जब सेडवा का युद्ध में प्रूसा और फ्रांस का युद्ध हो रहा था तो फ्रांस को तटस्थता के लिए राइनलैंड क्षेत्र देने का वादा किया था। कौन? प्रूसा फ्रांस को राइनलैंड का क्षेत्र देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा बिस्मार्क ने नहीं निभाया, जिसके चलते क्या होता है 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध होता है। एग्जाम में पूछा जाता है वैकल्पिक प्रश्न में कि सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध फ्रांस के साथ हो गया, फ्रांस के साथ प्रूसा का हो गया। इससे इस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई, फ्रांस को पराजय हो गया, फ्रांस की पराजय हो गई, नेपोलियन तृतीय की पराजय हो गई। इसी बीच ये सेडान का युद्ध कब तक चला? फरवरी 1871 तक। इसके बीच में ही जनवरी 71 में ही संधि हो गई थी दोनों के बीच में। कहाँ पे? पेरिस के वर्साई के शीश महल में। संधि में कौन कौन थे? केजर विलियम प्रथम थे जो फ्रांस प्रूसा के शासक थे, और बिस्मार्क और इन राज्यों के राजकुमार, और प्रूसा ने भाग लिया था। इस संधि में केजर विलियम को शासक घोषित कर दिया गया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। आई होप आप सभी को पता चला किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर याद नहीं हो रहा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए होमवर्क या कमेंट पे आप लिख दीजिएगा अगर आप जानते हो कि भारत का एकीकरण कर्ता किससे कहा जाता है, यानी भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।